अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हसन लियाकत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो कल से स्टार्ट होने जा रही है लाहौर में, और इसके अलावा वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, प्रैक्टिस सेशन किस तरह चल रहा है, और एक और डिस्कशन भी लाजमी करेंगे कि आकिब जावेद जिस तरह के बयान दे रहे हैं सीरीज़ के बिल्कुल स्टार्ट में, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से। इंडियन प्रीमियर लीग जो कि पहले टेस्ट क्रिकेट के लिए खतरा थी, अब सुनने में ये आ रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी खतरा होगी, और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स के साथ साइन किए जाएंगे, और फिर प्लेयर्स फ्रेंचाइज से पूछ कर जाएंगे, फ्रेंचाइज से पूछ कर अपने मुल्क की तरफ से क्रिकेट खेलेंगे। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे यूईफा चैंपियन लीग के हवाले से, जहाँ पर रियल मैड्रिड और चेल्सी का मुकाबला हुआ, और इसके अलावा भी कुछ मुकाबले हुए। लेकिन पहले सेगमेंट में हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से बात करेंगे। अरफा फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया आज। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है कल से लाहौर में। इस सीरीज़ को किस तरह देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए? डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदू करने के लिए। देखिए, जो ये 2023 का जो साल है हमारा, ऑब्वियसली ये एशिया कप का, वर्ल्ड कप का साल है, तो इसमें हमें प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और अगर हम थोड़ी सी अगर इनकी नंबर्स की अगर बात करें कि T20 कितने हमारे पास नंबर मैचेस हैं, या वर्ल्ड कप में ODI में हमारे पास कितने मैचेस हैं, तो वो काफ़ी शॉर्ट है हमारे पास। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो कुछ मैचेस हमें मिल रहे हैं, इनको गनीमत समझ कर इसमें प्रिपरेशन जो है ज़्यादा करनी चाहिए। मैं तो इसके भी हक में था कि जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए, उसमें भी एक्सपेरिमेंट नहीं होनी चाहिए थी। उसमें भी जो हमारी फुल फ्लेज टीम थी उसी के साथ हमें जो है वो कदम रखना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान UAE में समर कंडीशंस में ये हल्की टीम नहीं है। उनके स्पिनर्स नहीं हमें खाना था, वही हमें देखने को भी मिला। तो वो प्रिपरेशन उसको थोड़ा हमने जो मिस किया। लेकिन होपफुली ये जो अब T20s और वनडे की सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड में, ये हमें रोड टू एशिया कप एंड रोड टू वर्ल्ड कप, इसको हम कंसिडर हमें करना चाहिए। और इसमें फुल फ्लेश टीम और जो कॉम्बिनेशन आपने आगे लेकर चलना है इन मेजर टूर्नामेंट्स में, उन्हीं को ही ब्रूए कार्ड लाना चाहिए, उन्हीं को ही देख कर। अरफा, ये बताइए कि जिस तरह आपने सीरीज़ की बात की अफगानिस्तान के खिलाफ, हमने ऐसे लड़के भेजे कि जो नए थे, PSL में परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी वैसे उन लड़कों के साथ ज्यादती भी थी। आप मंडी की कंडीशंस में खिलाते हैं, फिर उनको शारजा भेज देते हैं। अब इस टीम के ऊपर प्रेशर तो कहीं ना कहीं होगा। सीनियर्स आ चुके हैं, रिजवान आ चुके हैं, बाबर आ चुके हैं, फ़खर जबान आ चुके हैं, हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, शाहीन अफरीदी भी। तो अगर रिजल्ट्स ना आए तो फिर बहुत सवालात खड़े होंगे। देखिए, इसमें जब ये एशिया कप ये जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ थी, इसमें जब आपने स्क्वाड अनाउंस किया था PCB ने, तो उसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट था, हमें थोड़ा सा ये खदशा था कि शायद हम लोग उसमें उस तरह से परफॉर्म ना करें जिस तरह कि हमारी T20 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि मेजर आपके जो प्लेयर्स थे वही बाहर बैठे हुए थे। तो एक टेस्टिंग कह लें, लेकिन एक्सपेरिमेंट के पीछे भी कोई उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए, जो मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दी है। कि मिस्ट्री है कि आपने क्यों जो है वो रेस्ट दिया। 4 ओवर्स की गेम में क्या आपने रेस्ट देना है, 4 ओवर्स में बैटर को आपने क्या रेस्ट देना है। तो ये एक सवाल था जो PCB में जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके सामने ज़रूर ये खड़ा होना चाहिए। लेकिन खैर वो हो गया। आपने बात की कि जो PSL में जो हमारे पास एक फ्लैट विकेट्स थी, शॉर्ट बाउंड्रीज थी, 60 मीटर्स की बाउंड्रीज थी, उनमें प्रेपरेशन हमने की थी फॉर द सेक ऑफ अफगानिस्तान सीरीज़। ये थोड़ी सी गलत ज़रूर थी। अगर हमें प्लान था कि हमने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें थोड़ी सी स्पिन विकेट्स भी बनानी चाहिए थी। मैं तो इस बात में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्लैट विकेट्स भी बनानी है, आपने 60 मीटर्स की बाउंड्री भी रखनी है। डिफरेंट कंडीशंस रखें। आप कराची में अगर जा रहे हैं तो थोड़ी स्पिन ट्रैक लगा लें, पिंडी में आ रहे हैं तो फ्लैट ट्रैक बना लें, ताकि एक हमें बैलेंस किस्म का मिले। अगर सिर्फ बैटर्स को अगर आप दे देंगे कि बॉलर्स पे वो हावी हो जाएं, तो फिर मज़ा T20 का नहीं आएगा। 200 हर मैच में बनना, वो फिर चाम जो है ना 200 का, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ठीक है, वो हो गया सो हो गया। अब आगे देखना चाहिए एशिया कप में हमने किस तरह जाना है, तो विकेट्स उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करनी चाहिए। लेकिन एशिया कप पाकिस्तान में, इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा, तो इसमें कोई मुश्किल मुझे दिखाई नहीं दे रही कि कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रिपरेशन हमारी अकॉर्डिंग टू एशिया कप की पिचेस होगी। पक्की बात है पाकिस्तान में होगी। यस बिल्कुल, एक्सक्लूडिंग इंडियन मैचेस। वो तो ऑब्वियसली हाइब्रिड मॉडल में होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, बाबर आजम के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ का, क्योंकि बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं बाबर आजम के हवाले से भी। हमने देखा है मीडिया में भी बात होती है, और कुछ अब टेस्ट क्रिकेटर्स भी उनके पीछे पड़े। मैं आगे जाके उनका नाम भी लूँगा, और वो जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हौसला अफजा नहीं है बाबर आजम के लिए। देखें, बाबर आजम के पीछे, कप्तानी के पीछे पड़ जाना, वो चले फॉर्मर क्रिकेटर्स पे तो बाद में आए। आप पहले तो सिलेक्शन कमेटी और जो PCB के चेयरमैन हैं उन पर ये सवाल उठाना चाहिए कि
कैसे जैसे ही ये आप अगर नोट करें कि जैसे ही पीसीबी की नई रिजीम आई है उसके बाद से कप्तानी के ऊपर से सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आप सरफराज की बात कर लें, शान मसूद को लाए गए, शाहीन आफरीदी को, ये तो मैं आपको कैटेगोरिकली अपने सोर्सेज के थ्रू बता सकता हूँ कि शाहीन शाह आफरीदी से कांटेक्ट हुआ था फॉर द अफगानिस्तान सीरीज़ के आप कप्तानी करें, तो शादाब के साथ तो बाद में हुआ था। फिर आप शान मसूद के साथ देख लें, आउट ऑफ नोवेयर उनको जो है वो वाइस कप्तान बना दिया गया था। हालांकि अगर आपके टेस्ट में जो है वो मोहम्मद रिजवान है तो ऑब्वियसली आप मोहम्मद रिजवान को करें, वो भी सीनियर प्लेयर भी हैं। इस तरह की बातें करना, फिर उसके बाद ये सवाल कर देना कि जी ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड नजम सेठी साहब का कि जो पिछली जो सिलेक्शन कमेटी थी उनमें से एक सजेशन मुझे आई थी कि आप बाबर आजम को अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स ना कप्तान रखें। तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है, ये बहुत बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हैं। उस दौरान अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, इस तरह की बहस में पड़ेंगे तो ये क्या इम्पैक्ट डाला जाएगा बाबर आजम पर। मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा उसको एक स्ट्रांगली जो मेंटली स्ट्रांग प्लेयर उनको कहूँगा, क्योंकि इस तरह की बातों के बावजूद अगर आप अपने आप को वो सम अप करे रखें, कंपोज रखें तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह की बातों से फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी इज्तनाब करना चाहिए और पीसीबी के चेयरमैन साहब को जो है ज़रूर इस पर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्लेयर, हीरे प्लेयर जो है बहुत कम। अब देखिए, आप प्रेशर में लाएंगे, बाबर को भी लाएंगे या फ़खर जमान को भी लाएंगे, रिजवान को भी लाएंगे, फिर रिजल्ट्स इफेक्ट होंगे। और अगर इस दफ़ा रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हो गई, कुछ बाबर के हक में रिजल्ट ना गए, तो फिर मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं उनके लिए, जितनी ज़्यादा आवाज़ें खड़ी हो रही है स्पेशली इस रिजीम के आने के बाद। बिल्कुल नहीं, आप अगर बाबर आजम का देखें, बुरा रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 21 जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें आप देख लें हम लोग रनर्स अप, सेमीफाइनलिस्ट थे। उसके बाद हम लोग जो अगला वर्ल्ड कप था उसमें रनर्स अप रहे थे, फाइनलिस्ट हम लोग रहे थे, और फिर हम लोग ने ट्राई सीरीज जो है वो भी जीती थी। तो ये कोई बुरा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह के आप ये देखें कि आपके पास वो खिलाड़ी आए जो एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मर भी है, फिर वो यंग एज में जो है वो कप्तान बने, तो उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग रखें, उसका कैरियर थोड़ा जो है वो लंबा रखें और वो आपको परफॉर्म भी करके देगा। टेस्ट सीरीज़ में अगर आप यही सवाल उठता है ना कि टेस्ट सीरीज़ में जो है वो पूरा साल हम लोग जो है वाइट वॉश हो गए और हमारे उसमें परफॉर्मेंस नहीं रही, तो आप किन टीमों के खिलाफ खेले हैं? ये तो ठीक है आप होम कंडीशन में खेलेंगे, लेकिन किन टीमों के खिलाफ खेले हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, इंग्लैंड के खिलाफ खेले। इंग्लैंड वो टीम जो टेस्ट क्रिकेट की जिसने डायमेंशन ही जो है वो बदल के रख दी हैं, अब वो टेस्ट क्रिकेट रही नहीं है जो इंग्लैंड ने जिस तरह की डेफिनेशन उसको दी है। तो इस तरह की टीमों के खिलाफ खेलना, कम्बेटिव क्रिकेट खेली है बाबर आजम ने, लेकिन अगर उनके खिलाफ कुछ कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स देना, ये मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जाती गए। और इस सीरीज का रिजल्ट किस तरह देख रहे हैं आप? आज प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है लाहौर में और 3 घंटे का बड़ा तवील प्रैक्टिस सेशन होगा। 3 मैचेस लाहौर में होंगे, 2 मैचेस इस्लामाबाद में होंगे। T20 में उस तरह की स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है न्यूजीलैंड के पास, तो क्या देख रहे हैं आप, रिजल्ट्स पाकिस्तान के हक में होंगे या नहीं? देखिए, ऑब्वियसली बीइंग अ क्रिकेट फैन और क्रिकेट जर्नलिस्ट, हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी तरह इस प्रिपरेशन जो है वो ये करे और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप में अच्छे से जो है वो कदम रखे। लेकिन न्यूजीलैंड भी हल्की टीम नहीं है। आप T20 में आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम कम होता है, गलती का जो है आपके पास मार्जिन कम होता है, और उसमें अगर आपके पास इस तरह के प्लेयर्स हों जो यंग ब्लड हो, आपकी डोमेस्टिक जो क्रिकेट है बैक होम वो खेलते आ रहे हो, फिर जाहिर सी बात है डिफरेंट जो ग्लोबल T20 लीग्स का दौर शुरू हो गया है, उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी होता है, तो न्यूजीलैंड की टीम को हम हल्का नहीं ले सकते, ना ही T20 में ना ही ODI में। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान होम कंडीशन में खेल रहा है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी वापस आ गए हैं, तो थोड़ा सा पलड़ा पाकिस्तान का भारी होगा। अच्छा, अब उस सवाल पे आते हैं जो जवाब आपने पहले दे दिया था। आपने कहा कि शाहीन अफरीदी को आपके ज़राए ने बताया कि उनको कप्तानी ऑफर हुई थी। आज शाहीन अफरीदी के कोच आकिब जावेद साहब ने एक बयान दिया और ये बयान मेरी समझ से बालातर है। वो कहते हैं कि T20 में बाबर आजम को रिप्लेस करना चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना चाहिए। क्या इससे मुत्तफिक हैं आप? मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि देखें शाहीन शाह अफरीदी ने नो डाउट उन्होंने जिस तरह से लाहौर कलंदर्स को एक उठा कर रख दिया है, 2 ऑन द ट्रॉट वो चैंपियन उन्होंने लाहौर कलंदर्स को बनाया, और जिस तरह की कैप्टनसी के एथिक्स भी हैं वो जिस तरह के शाहीन में दिखाई दिए हैं और प्लेयर्स को साथ चलाना, इसमें तो शक है ही नहीं कोई कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम को बनाया। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो है वो प्रेशर अलग होता है, और जिस तरह से बाबर आजम ने अपने जो एक सर्कल बनाए हुए, शादाब हो गए, फ़खर जमान हो गए, हारिस रुफ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये बहुत ज़्यादा यूनिटी हमें अच्छी बात है कि दिखाई देती है लड़कों में। उसमें अगर आप इस तरह की एक चुटकुला छोड़ दो या कुछ आप ओपिनियन दे दें, एक माइंड में किसी के पैदा कर देना कि यार आप भी कप्तान बन सकते हो, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है। बाबर आजम के साथ सब खड़े हैं और जिस तरह से टीम को लेकर चल रहे हैं,
उसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी ओपिनियन देनी चाहिए इसमें कि बाबर आजम के अलावा एक मैं आपको भी बताता चलूं कि कप्तानी की जो जंग है ना ये आज से स्टार्ट हुई है। जब शायद अफरीदी आए थे अबूरी इंटरम आपके चीफ सिलेक्टेड, वहां से स्टार्ट हुई और उसी वक्त मुझे जो मेरे जराए बता रहे हैं कि शायद अफरीदी ने पूरी गेम की और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए जो है पूरा मैदान तैयार किया। और अब जो आपने बताया ना कि आपके ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी को ऑफ़र हुई थी, वो ऑफ़र उन्होंने शायद अफरीदी के कहने पे या अपने सर्कल के कहने पे थोड़ी सी रिजेक्ट की कि चलो यार एक और इमेज बने कि हम बाबर के साथ हैं, रिजवान के साथ हैं। आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि शाहीन अफरीदी को देखा जा रहा है, ना बाबर आजम को देखा जा रहा है, ना शादाब खान को देखा जा रहा है। ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत बुरा हो जाएगा अगर इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स कोई आ गया। देखिए ये गलत तो डेफिनेटली होगा, लेकिन बात फिर वही है कि ए ने क्या कहा, बी ने क्या कहा, सी ने क्या कहा। जो इस टाइम आपके चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी कहेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नजम सेठी ही ये बात कर रहे हैं कि एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने तजवीज़ मुझे दी तो उस पर जो है वो सोचा और फिर उसके बाद उन्होंने बैक ऑफ कर ली इस बात से, तो ये आपकी एक जो कहते हैं ना कि एक आप खुद ही जो उससे क्लियर नहीं हो अपनी बात पे कि आपने किसको लगाना है, क्योंकि आप किसी सिलेक्शन कमेटी को ये दोष नहीं दे सकते कि भाई आपकी वजह से जो है ये एक कंट्रोवर्सी एक तरह से बन गई है। ये चेयरमैन पीसीबी का काम होता है कि उसने अपॉइंटमेंट करनी होती है कप्तानी की, और अगर आपका वाइस कैप्टन शादाब खान है और कप्तान आपका बाबर आजम है, तो आप किस तरह से आउट ऑफ नोवेयर जो है तीसरे चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि फैक्ट एंड फिगर्स पे मैं बिलीव करता हूं, फैक्ट एंड फिगर्स देखता हूं। चेयरमैन पीसीबी को बताता चलूं 66% रिजल्ट है बाबर आजम का टी20 क्रिकेट में, इतना ही रिजल्ट है उनका। ओडीआई क्रिकेट में अगर फैक्ट एंड फिगर पे जाना है तो मैं बहुत अरसे से तनकीद कर रहा हूं बाबर आजम की टेस्ट कैप्टनसी पे। उनको टेस्ट का कप्तान नहीं होना चाहिए, टेस्ट में उनको रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन अब टेस्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा। मसला ये है कि यहाँ पर टी20 और ओडीआई पे नजरें जमाए बैठे हैं सारे, ये कुछ अजीब गरीब हो रहा है। देखिए हम लोग एज ए नेशन या एज ए क्रिकेट फैन हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं टी20 क्रिकेट, जब से मॉडर्न क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है, फ्रेंचाइज क्रिकेट जिस तरह से आई है, तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, इसलिए हमारा टेस्ट क्रिकेट पे भी कम फोकस होता है। ये मैं थोड़ा सा सिंपैथेटिकल भी हो जाता हूँ टुवर्ड्स बॉलर्स के हवाले से कोई बात नहीं करता, हमेशा बैटर्स के हवाले से हम लोग बात करते हैं, उन्हीं की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं। लेकिन अब बात आपने की कि टेस्ट क्रिकेट में जो है वो बाबर आजम को नहीं होना चाहिए कप्तान, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि किसको होना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली सरफराज कर लें, टेस्ट में तो चल जाएगा यार। सरफराज को फिर तीनों में चल सकता है, तीनों में बना, तीनों में नहीं सर। उसकी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए परफॉर्मेंस जो देखी है ना, सरफराज अब टी20 के लिए नहीं रहे। नहीं देखें वो सरफराज अहमद पे जो है वो ठीक है, उन्होंने, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने हमें जो है चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। शान मसूद को बना दें, शान मसूद को इस तरह जो है ना हम लोग कर नहीं सकते डिबेट इस तरह ना, क्योंकि अगर आपका वाइस कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान है तो फिर मोहम्मद रिजवान को क्यों आपने रखा हुआ है? कोई सिस्टमैटिक मैनर एक होता है ना, उसके थ्रू आपको चलना होता है। आपका 2 साल 3 साल का एक नजरिया होता है कि उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर आकर आप सर रिजवान को बना दिया। अगली बात करें रिजवान को बना, फैक्ट एंड फिगर्स पे जाएं तो फिर बाबर की परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं है ना। एक फॉर्मेट में, 2 फॉर्मेट्स में अगर उसको हटाएंगे तो हम फिर उसके हक में बात करेंगे, लेकिन टेस्ट में सर उसके फिगर्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। दैट्स द रियलिटी। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जिस टीमों के खिलाफ खेला है, आप वो भी देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ये कुछ छोटी टीम्स नहीं है, साउथ अफ्रीका को हराया है, तो थोड़ा सा उसमें बेनिफिट होगा। थोड़ा सा ज़रा सब्र का मैं ये चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमें क्रिकेट फैंस को, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को ज़रूर थोड़ा सा जो है ना वो इसमें, लेकिन हमारी आवाम में सब्र नहीं है। आप देखें कि नजम सेठी साहब यही कह रहे हैं जी कि हम इसको न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए कैप्टन बना रहे हैं। कम से कम थोड़ा सा उनको ये करना चाहिए कि इसको एक लंबी अरसे के लिए कैप्टन बनाया जाए। उन्होंने सरफराज के साथ भी इसी तरह किया। डेफिनेटली देखिए, सरफराज को तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना रिलैक्सेशन मिल गई थी, क्योंकि आप अगर नोट करें कि सरफराज का जितना भी टेन्योर था उसमें एक विकेट कीपर मुझे बता दें कि कोई टीम के आसपास भटका हो, कोई एक। रोहेल नज़ीर नहीं था, मोहम्मद रिजवान 2 सेंचुरियाँ बिफोर वर्ल्ड कप की थी लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर आप देख लें कामरान अकमल बीच में आए थे लेकिन वो बस हमेशा के लिए फिर बाहर चले गए। तो ये उमर अकमल भी विकेट कीपर हुआ करते थे। तो देखिए बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन कर रहा था। बाबर आजम के तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, अरफा के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। अब बात होगी आईपीएल के हवाले से। इंडियन प्रीमियर लीग पहले तो टेस्ट क्रिकेट के लिए खतरा थी, लेकिन अब कुछ बातें हो रही हैं कि आईपीएल क्रिकेटर्स के लिए भी खतरा बनती जा रही है और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स की जानिब जा रही है आईपीएल और आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं कि क्रिकेटर्स को आईपीएल से परमिशन लेनी होगी। एक क्रिकेटर जो कि बड़े कद काट के क्रिकेटर हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं स्टीव स्मिथ हैं, विराट कोहली हैं, ये सालाना अगर देखा जाए तो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं वो कम पैसे कमाते हैं, 2.3 मिलियन तक वो कमा लेते हैं। अब ये सुना जा रहा है कि 7.5 मिलियन तक की डील होगी
आईपीएल की जानिब से, आईपीएल की फ्रेंचाइज की जानिब से, और ये एक मेगा डील होगी जो कि पूरे 12 महीनों के लिए होगी। फिर क्रिकेटर्स को आईपीएल से पूछना पड़ेगा और आईपीएल से वो पूछ कर वो अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे, और ये कुछ हो रहा है। और इस हवाले से बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कुछ अपने बयानात भी दिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के भी कुछ इसके हवाले से खदशात भी हैं कुछ लोगों के, कुछ लोग बड़े पॉजिटिव हैं। अरफा, ये इंडियन की जो इंडियन लॉबी है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वो ये काम करने जा रहे हैं कि क्रिकेटर्स को भी काबू करने की कोशिश करेंगे। और लाजमी तौर पर जब आप पैसा फेंकेंगे तो फिर आशा तो देखेंगे। देखिए, डेफिनेटली जब से ये इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई है तब से एकदम क्रिकेट की डायमेंशंस जो हैं वो चेंज हो गई हैं। पैसा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, और आईपीएल जब से स्पेशली शुरू हुई है तो जो क्रिकेटर्स हैं उन ग्रेजुअली जो है वो टूवर्ड्स मनी ज़्यादा अपने आप को उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है। और अब कोशिश हर खिलाड़ी की होती है कि वो कम से कम बल्कि सिर्फ आईपीएल में ही अपने आप को फीचर ज़रूर करे। वो बाकी लीग्स खेले ना खेले, अपने घर की लीग खेले ना खेले, लेकिन आईपीएल में ड्राफ्ट में वो ज़रूर पिक हो। ये हर खिलाड़ी की जो है वो होती है। लेकिन अब जिस तरह से डायमेंशंस वो चल रही हैं, जो प्लानिंग बीसीसीआई की जानिब से हो रही है, अब देखने में तो ऐसी लग रही है कुछ साल बाद, बल्कि वो टाइम बहुत करीब है कि जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको छोड़कर और आईपीएल को जो है वो प्रेफर करेंगे। और वो जो फुटबॉल का जो क्लब सिस्टम होता है वही मेरे ख्याल से मुझे वर्ल्ड क्रिकेट में भी अब जल्द दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बीसीसीआई है वो सुपर पावर के तौर पे एकदम वर्ल्ड क्रिकेट सामने उभरा है। और ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि आईपीएल और बीसीसीआई अब वर्ल्ड क्रिकेट को ऑपरेट करेगी। ठीक है ज़ुहैब, आप सोच रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग तो पहले ही खतरा थी, लेकिन अब आप देखें कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो डिफरेंट लीग्स में जा चुकी है, और अब दूसरी टीम्स के लिए भी वो थोड़ी सी खतरा बनती जा रही है, और क्रिकेटर्स के लिए भी खतरा है, और क्रिकेटर्स के लिए के साथ कुछ एग्रीमेंट करना चाहते हैं वो। जी देखें, सबसे पहले जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए तो नेशनल ड्यूटी सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ प्लेयर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं लीग्स को खेलने के लिए। उसके पीछे 3-4 रीजंस हैं, क्योंकि इंडिया में आपका वर्ल्ड कप आ रहा है तो बोर्ड भी उस तरह से प्लेयर्स को रोक नहीं रहे, क्योंकि आप देखें न्यूजीलैंड के काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया में गए, वो लीग खेल रहे हैं। उसके पीछे जो है वो जो गोरे हैं उनकी भी साइंस होती है। इतने वो होने वाले नहीं है कि आईपीएल उनको कहेगा कि आप इतना पैसा ले लें और आप हमारे अपनी टीम को छोड़ के हमारे साथ खेल लें। तो एक पूरा एक सिनेरियो उनके माइंड में भी है कि हम, जैसे हमने देखा कि एलेक्स हेल्स जो है वो अपनी टीम को छोड़ के पीएसएल खेलने आए, फिर सैम बिलिंग्स आए। तो डिफरेंट व्यूज हैं इसके ऊपर। सैम बिलिंग्स कहते हैं कि भाई अगर मैंने उधर डग आउट में ही बैठना है, मैं 4 साल से डग आउट में बैठा हूँ, इससे बेहतर ये नहीं कि मैं कंपिटिटिव लीग खेल के अपनी गेम को इम्प्रूव करूं। तो इस लिहाज से प्लेयर्स के भी डिफरेंट व्यूज हैं, और बोर्ड के भी जो है वो डिफरेंट इनके पॉलिसी होती है और उनकी एक स्ट्रेटेजी है। खास करके इस साल के आईपीएल को लेके मेरे ख्याल से आईपीएल के जो ऑनर है और बीसीसीआई थोड़ी खुशफहमी में चली गई है कि अभी जो प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अपनी नेशनल साइड को छोड़ के अगर आ गए हैं तो वो समझ रहे होंगे कि जी अब नेक्स्ट में जो है हम उनको पूरा बाउंड कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का होने वाला है। आप देखें इंग्लैंड बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, वो खुद भी काफी स्ट्रांग है, वो प्लेयर्स को काफी अच्छा पे कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह का होने वाला है। पर इस साल के आईपीएल की जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप होना है तो उस वजह से काफी सारे प्लेयर्स जो है वो नेशनल साइड को छोड़ के आए। लेकिन उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलियन टीम थी, साउथ अफ्रीकन टीम थी, वो अपनी सीरीज कंप्लीट करके उन्होंने आईपीएल ज्वाइन किया। इज इट अ गुड इनफ रीजन अरफा के वो नहीं खेल रहे कि इस वजह से आईपीएल में इस वक्त आ रहे हैं? जिस तरह ज़ुहैब ने कहा कि वर्ल्ड कप होना है और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तमाम तर क्रिकेटर्स, और वो इंडिविजुअली तैयारी कर रहे हैं ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके वर्ल्ड कप में। देखिए, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये एक क्रिकेट बोर्ड की हो सकती है हिकमत अमली के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या ईसीबी जो है वो चाह रहे कि ठीक है हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको प्रिपरेशन जो है वो अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अभी जो आईपीएल हो रही है उनमें प्रिपरेशन तो उन्हें मिल ही रही है। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात जो आप कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा कि जो नेशनल उनकी कमिटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जो उनके बोर्ड्स हैं उनसे ज़्यादा पैसा आईपीएल जो है वो ऑफर कर देगा। लेकिन ये ठीक है, एक शायद ये अपनी तरफ से बीसीसीआई एक कर सकता है प्लानिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी या कोई भी एट द एंड ऑफ द टाइम, जाहिर सी बात है हर खिलाड़ी की जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि नेशनल जो अपनी कमिटमेंट है वो पूरी करे, नेशनल ड्यूटी करे, जो उनकी जो सितारा है और जो भी उनका फ्लैग है वो अपनी छाती पे जो है सजाए। तो मुझे नहीं लगता ये होते हुए कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई मालूम नहीं, क्योंकि पैसा डेफिनेटली
अगर 100 प्लेयर हैं तो उनमें से कम 30 या 40 को तो ज़रूर खींचेगा, क्योंकि आगे जो है वो फाइनेंशियल जो है वो डेफिनेटली हर खिलाड़ी की जो है वो होती है, एक ऑब्लिगेटरी होती है उसका। लेकिन इन कमिंग डेज मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी प्लानिंग होगी उसकी। ज़ोएब, जिस तरह अरफा बात कर रहे हैं, अरफा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि किसी ना किसी को तो पैसा अट्रैक्ट करेगा। $2.5 मिलियन एक क्रिकेटर कमाता है, और ये वो क्रिकेटर हैं जिसमें रिपोर्ट में नाम भी लिया गया स्टीव स्मिथ का और पैट कमिंस का। ये स्टार क्रिकेटर्स हैं, कोई आम क्रिकेटर्स नहीं हैं, और इन जैसे क्रिकेटर्स को $7.5 मिलियन तक ऑफर कर सकती है आईपीएल की कोई भी फ्रेंचाइज, और फिर वो इनको काबू कर सकती है। तो क्या ये होता हुआ आपको नजर आ रहा है, या फिर अरफा की तरह आप भी समझ रहे हैं कि ये होता हुआ या इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको भी नहीं दिख रहा? इन फ्यूचर आप कह सकते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी हो कुछ प्लेयर्स आपकी तरफ आ जाए, लेकिन देखें सबसे पहले जब बोर्ड भी कुछ कच्ची गेम तो नहीं खेलता ना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं प्लेयर्स, उस कॉन्ट्रैक्ट में जब आते हैं तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाएं। जैसे ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाएंगे, आप बोर्ड से जो पैसे ले रहे हैं वो आप लूज कर जाएंगे। तो वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, खास करके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी काफी सारी अमाउंट वो कैप्चर कर रहे होते हैं। तो जब आप उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं तो आप बहुत सारी जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर रहना पड़ता है। और कुछ प्लेयर्स ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स लालच में आएंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको नजर आ रहा होगा कि उनकी नेशनल साइड में जगह नहीं बन रही कुछ अरसे के लिए, 4-5 साल 6 साल। जैसे आप देखें तो हमारे पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद रिजवान हारिस के होते हुए कुछ प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स, विकेट कीपर बैट्समैन होंगे जिनको नजर आ रहा होगा, जैसे अहमद शहजाद है, उमर अकमल है। इस तरह के प्लेयर्स, ये ऑब्वियसली आईपीएल तो खेलते नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह के कुछ प्लेयर्स जो होंगे जिनको नजर आ रहा होगा कि 3 से 4 साल हमारी जो है नेशनल साइड में जगह बन नहीं रही, तो वो फिर ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे उस तरह के। जैसे आपने देखा कि जो कोल लेकिन उससे तो फिर इतनी मार्केट वैल्यू भी नहीं बनेगी, इतनी ब्रांड्स भी अट्रैक्शन नहीं होगी जो जब इस तरह के प्लेयर जाएंगे तो। जी बिल्कुल। और जैसे आपने देखा होगा कि ये कोल पार्क डील हुआ करती थी, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स काफी उस तरफ अट्रैक्ट होते थे। उसके बाद भी जब वो आईसीएल हुई एक जमाने में, आईसीएल में सारे क्रिकेटर चले गए थे पाकिस्तान के, वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। आईसीएल का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, आईसीएल में भी काफी लोग चले गए थे। सर, शेन वॉटसन ये कह रहे हैं कि बात तो कुछ हद तक इंडियन प्रीमियर लीग की भी ठीक है, और बात कुछ हद तक जो है वो शेन वॉटसन की ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट तो खत्म होती जा रही है। टेस्ट क्रिकेट का चाम सिर्फ 3 कंट्रीज में, एक इंडिया में, एक इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा आप जहाँ पे भी जाएं ग्राउंड्स खाली होते हैं, कुछ भी नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में। और अगर ये काम हो भी जाए तो कोई इतनी मुज़ायका खेज बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी तरह तशवीश का इजहार जरूर किया क्रिकेटर्स के। देखिए, दरख्त की जो है ना वो जड़ें होती हैं, और अगर आप जड़ों को ही ख़त्म कर देंगे तो दरख्त की क्या हैसियत रहेगी। तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो आपकी कोर है, वो आपको जेंटलमैन्स गेम खेलना जो है वो सिखाती है। कोई भी लेजेंड खिलाड़ी जो है वो T20 से आपका नहीं बना ना, वनडे से बना है। आपका जो लेजेंड खिलाड़ी होता है वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट से बनता है। जो जितने भी आपको माजी में देखें, तो टेस्ट क्रिकेट को तो आप नेगेट कर ही नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं जो है वो टेस्ट क्रिकेट का ज़रूर रूम बनाना चाहिए। और इसकी जो सबसे बड़ी, इवन के नॉट बोर्ड्स, जो ICC है उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए ज़रूर रूम रखे। ये ठीक है, T20 लीग्स और वर्ल्ड कप्स और एशिया कप्स और जो भी हैं ये हो ठीक है, आप बना रहे हैं, हर साल आप T20 वर्ल्ड कप करा रहे हैं, आप जो IPL है उसको एक अलग से आप विंडो दे रहे हैं कि वो अपना पूरा मेला 1 महीना जो है वो लगा सके। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है उसको आपने मरने नहीं देना, क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट ICC ने मरने दी तो दैट मीन्स क्रिकेट का ही कबाड़ा हो जाएगा। क्रिकेट की जो जड़ें हैं ना वो खत्म हो जाएंगी। तो टेस्ट क्रिकेट को जरूर बचाना चाहिए ICC को। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ोएब, उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि हम जब तक हमारी हिम्मत है, जब तक हम जो है ना वो तब तक अपने प्लेयर्स को IPL में बेचते रहेंगे। सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के निक हॉले, उनके तो अभी तक अज़ाइम बड़े नेक है IPL के हवाले से। जी देखिए, इसलिए प्लेयर्स को एक अच्छी मनी अगर वहां से अर्न कर रहे हैं तो वहां उनको जाना चाहिए। लेकिन वो बात वहीं आ जाती है कि नेशनल ड्यूटी सबसे पहले होती है, और प्लेयर्स भी, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो नेशनल ड्यूटी को प्रेफर करते हैं। इस साल के IPL में कुछ प्लेयर्स ने इस तरह किया, वो जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि बोर्ड्स के माइंड में है कि आप जो है आपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी है। इंडिया की जो कुछ विकेटें हैं वो काफी डिफिकल्ट होती हैं, स्पिन को सपोर्ट करती हैं। तो बोर्ड के कुछ इस लिहाज से थोड़ी प्लान्स थे कि आप प्लेयर्स को भेज दें, और वो पूरा IPL का पूरा सीजन आप देखें, 14 मैचेस हैं आपके लीग के, तो इतने मैचेस अगर आप एक प्लेयर खेल जाता है तो काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। और उसके अलावा ऑब्वियसली जब अच्छी मनी मिल रही होती है और बोर्ड को भी
प्लेयर थोड़ा प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि भाई अगर हमारा सीरीज नहीं हो रही या हमारा कुछ इस तरह कोई अच्छी सीरीज नहीं हो रही, हम सेकंड लेग टीम भेज देते हैं, हम खुद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, हम आईपीएल में थोड़ा पैसा आ जाएगा। तो इसमें भी कोई सच कोई बुराई नहीं है कि आप प्लेयर्स को थोड़ा इजी कर दें, आप जाएं अपने ठीक पैसे गॉट योर देखें। पॉइंट, गॉट योर At the end, money पॉइंट। matters। ठीक हो गया, मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। आईपीएल में फिक्सिंग की बात और पिछले दिनों एक मैच था नाइट राइडर्स का। रिंकू सिंह ने पांच गेंदों पर 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जितवाया। उसमें बहुत सारी फुल टॉसेस भी थी। फिर आरसीबी और लखनऊ का मैच हुआ और उसमें भी आखिरी गेंद पर क्योंकि विकेट कीपर थे दिनेश कार्तिक, उन्होंने बॉल को कलेक्ट नहीं किया और वो बॉल वापस स्टंप्स पे मार नहीं सके, सिंगल लग गया, वो मैच हार गए। और आखिरी गेंदों पे मैच खत्म हो रहे हैं और बहुत सारे सवालिया निशान इंडिया के अंदर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी और बड़े बड़े जरीदे भी इस हवाले से बात करें। आप क्या कहते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन? देखिए, ना सिर्फ ये, बल्कि मैं तो इससे पीछे भी जाना चाहूँगा। मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एक हमारे साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन थे हांसी क्रोने, जो जिनका एक इंतकाल हो गया था एक हादसे के उस पर, उनकी मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें जो है वो जाहिर सी बात है जो भी ट्रू स्टोरी पे वो बेस्ड है, तो उसमें दिखा रहे थे किस तरह जो इंडियन बुकीज़ हैं वो किस तरह एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का जो एक लेजेंड है, फ्यूचर का लेजेंड बनने वाला था, उसका किस तरह जो है वो कैरियर उन्होंने तबाह किया, किस तरह जो उनको मेंटली जो है वो टॉर्चर किया, जो वो नहीं करना चाह रहे थे वो भी उनसे करवाया, इंटेंशनली वो नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो होती है ना, जब भी बुकीज़ की बात आती है तो इंडियन बुकीज़ जो है ना वो सबसे सामने हमारे आते हैं। मुंबई में होते हैं, दुबई में बात कर लें, कहीं ना कहीं से इंडियन बुकीज़ की जो है वो लिंक ज़रूर होते हैं। तो अब जब जो लीग है वही इंडियन है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो लिंक जो है वो ज़रूर होंगे। तो बात आपकी ठीक है। ऑब्वियसली प्रूफ हमारे पास तो नहीं है कि बाय हैंड हमारे पास कोई प्रूफ हो कि हम लोग करें, लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो शक तो डेफिनेटली जाएगा। अजैब, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप तो आईपीएल को फॉलो भी कर रहे हैं, रिंकू सिंह के छक्के भी आपको मालूम है और डीके का मिस करना भी आपको मालूम है। कुछ लग रहा है दाल में कुछ काला है या फिर चीज़ें ऐसी ही चलती हैं क्रिकेट में? देखिए, आईपीएल में जो है बैटिंग और ये सारी चीजें फिक्सिंग पहले भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है कि आईपीएल में ना हुई हो। लेकिन जहां तक उस दिन के मैच की बात है, मेरे ख्याल से जो फंबल हुआ है उसमें मुझे कोई इतना लगा नहीं है कि कीपर ने जानबूझ के फंबल किया। और हाँ, अगर बॉलर की बॉलिंग पे अगर देखा जाए तो 3 से 4 बॉल उन्होंने फुल टॉस करवाई है, उस पे थोड़ा बन सकता है कि कोई ना कोई दाल में कुछ काला है। उसके अलावा भी ये जो मैचेस हुए हैं, लास्ट 3-4 मैचेस काफी लास्ट बॉल पे फिनिश हुए हैं, उसमें भी थोड़े शक व शबात की है गुंजाइश। लेकिन इसमें यह है कि ऑब्वियसली एक पूरा पैनल बैठता है, उसमें एक एनालिस्ट बैठते हैं, वो सारी चीजों को देखते हैं कि ये चीज हुई है, किस तरह हुई है, वो एक डिफरेंट चीज में चला जाता है। और ऑब्वियसली आईपीएल में जो कंट्रोवर्सीज पहले रही, आपको पता है, टीम्स भी बैन हुई थी, डिफरेंट टीम से प्लेयर्स आए, फिर वापस उन टीम्स को वापस लेके आए। तो ये चीज तो आईपीएल में चलती आ रही है। अब देखें कि ये जिस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं, इसमें अब आईपीएल का और खास करके जो उनकी जो कमेटी है उसका क्या इसमें होगा। ठीक, अब थोड़ा सा मैच के हवाले से भी बात करते हैं। आप तो मेरे ख्याल मैच वगैरह फॉलो नहीं कर रहे ना? मैं जब पीएसएल है तो आईपीएल को फॉलो करने की जरूरत क्या? ओह गुडनेस, स्ट्रांग बिलीव। अच्छा, हमने तो डिस्कस करना होता सर, अब हमको भी बताना होता है क्योंकि आजकल टैब मैच चला रहा है मैचेस, सो इस वजह से हमने डिस्कस करना। ज़ोएब, आपकी तरफ आता हूँ। कल का मैच राजस्थान रॉयल्स और इसके अलावा खेला गया है सीएसके के माबेन। और चेन्नई को क्या हो रहा है? चेन्नई के पास इतने लेजेंडरी कप्तान भी मौजूद हैं और वो फिनिश भी अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चेन्नई उस तरह से फिनिश नहीं कर पा रहा। इसकी क्या वजह है? इस दफा काफी उनके पास प्लेयर्स नए कॉम्बिनेशन का मेरे ख्याल से थोड़ा फुकदान है, क्योंकि आप देखें कि एमएस धोनी कल नंबर 8 पे खेलने आए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उनकी थोड़ा कॉम्बिनेशन सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और उसके बाद कल का मैच अगर देखा जाए तो काफी डीप ले गए। अब एमएस धोनी फिनिश तो अच्छा करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा फिनिश नहीं हो गया आप लास्ट 2 ओवर में 45-40 रन हर मैच में करते आ जाए। कल काफी क्लोज ले गए और काफी अच्छी बॉलिंग भी की। संदीप शर्मा ने जो लास्ट पे जो है 2 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, तो वहां पे उन्होंने ब्लॉक बॉल पे दो बॉलिंग करवा के काफी अच्छा डिफेंड कर लिया। एट दी एंड जो है वो राजस्थान रॉयल जीत गया। उसके अलावा जब पहले बैटिंग की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल में एज ऑलवेज जॉस बटलर, जिनकी अच्छी फॉर्म चलती हुई आ रही है, पिछले आईपीएल में भी काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। इस साल भी जो है वो अभी 4 मैचेस में 3 50s कर चुके हैं। और जैसे कल मैं जिक्र कर रहा था कि डेविड वार्नर जो है अपनी टीम के लिए 50s तो कर रहे हैं, लेकिन वो मैच विनिंग नहीं बन रही। दूसरी तरफ जब बटलर की तरफ आए तो काफी क्विक फायर जो है वो 50s कर रहे हैं। उसके बाद एट द एंड
अश्विन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग में आके, तो एक अच्छा, full डेविड वार्नर complete के साथ क्या performance प्रॉब्लम चल नजर रहा है डेविड वार्नर के साथ? क्योंकि डेविड वार्नर बड़े महंगे फरोख्त हुए इंडियन प्रीमियर लीग में, उसके बावजूद भी वो 50s भी बना रहे हैं। ये नहीं कि वो 50s भी नहीं बना रहे, लेकिन उनकी 50s बहुत ही सुस्त रफ्तारी से हो रही हैं। 47 बॉल पे 50 रन बना रहे हैं, 41 बॉल पे 50 रन, और कभी कभार तो ज़्यादा गेंदें ले लेते हैं। उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है? देखिए, उन नेशनल साइड से ही उनकी जो है वो थोड़ी फॉर्म हिली हुई है। उसके अलावा जब आप एक टीम को छोड़ के आ रहे हैं, देखिए आप पिछले साल उनकी बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी थी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। उसके बाद जब आप नई टीम में आए, आप उस टीम के कैप्टन और एक एडिशनल, जहां तक मुझे नजर आता है, उन्होंने एक एडिशनल प्रेशर ले लिया है, क्योंकि आप ओपनिंग स्लॉट है और जब आपकी सराउंडिंग में विकेट गिर रही हूँ, तो हम बाबर आजम को अक्सर ब्लेम करते रहते हैं कि वो जी स्लो खेलते हैं। तो जब आपकी सराउंडिंग में इस तरह विकेट गिर रही है और जब आप एक अटैकिंग बैट्समैन की जगह पे एंकरिंग का रोल प्ले करना शुरू हो जाए, तो तब आपके जो एंड पे जो स्कोर होता है वो इस तरह का होता है कि आप कह सकते हैं कि रन बॉल वो एट द एंड खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेन जो उनका जो यही चल रहा है कि जब आप कैप्टन है और आपके ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी आ गई कि आपने टीम को लेके चलना है, जब वो एंकरिंग का रोल प्ले करते हैं, अपनी नेचुरल एग्रेसिव लाइन से अलग हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एग्रेसिव खेलेंगे तो ऑब्वियसली आप चांसेस देंगे, जब आप चांसेस देंगे तो आप अपनी विकेट गंवाएंगे। डेविड वार्नर ऐसे प्लेयर हैं कि जब वो शुरू में अटैक करते हैं, जब आपकी लग जाते हैं तो रन लग जाते हैं, जब नहीं लगते तो आप जल्दी विकेट गंवा देते हैं। मेरे ख्याल से वो जो एडिशनल प्रेशर है कैप्टेंसी का, वो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड इनिंग। बस धोनी और जडेजा ने बहुत जबरदस्त फिनिश किया, लेकिन स्टार्ट में कॉनवे बहुत अच्छा खेले, शानदार खेले। और धोनी के हवाले से थोड़ा सा मैं दुखी जरूर हूं कि आज फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन मैंने इस आईपीएल में देखा है जब भी आते हैं छक्के लगाते हैं, और अभी भी कोई ज्यादा उनके ऊपर बढ़ती उम्र का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, जिस तरह के वो फिनिशर रहे हैं, अभी भी उनमें वही स्पार्क नजर आता है। और कल भी एक मोमेंट पे ये लग रहा था कि धोनी मैच ले जाएंगे, लेकिन एट द एंड जो 1 2 3 डिलीवरीज थी वो जो है मैच को चेंज कर गई। और मेरे ख्याल से धोनी को थोड़ा बहुत अपने उन्होंने स्लॉट कर दिया, नंबर नहीं बनती, उनको पहले आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं, वो गेम को जिस तरह एसेस कर रहे हैं, अगर कल वो थोड़ा पहले आ जाते, लाइक रोबन अथप्पा की जगह वो पहले आ जाते, तो मैच का जो सिनेरियो वो काफी डिफरेंट होता। क्योंकि जब आप देखें 2 ओवर में 40 रन काफी मुश्किल हो जाते हैं। स्टिल 2 ओवर में 40 थे, धोनी ने स्टिल मैच को जो है लास्ट बॉल तक, जो उनकी शुरू से उनका जो माइंड सेट रहा है कि वो कहते हैं कि मैच को डीप लेके जाए। तो मेरे ख्याल से धोनी को थोड़ा ऊपर आना चाहिए, नंबर 6-7, इतना ज्यादा जो नंबर 8 पे वो खेल रहे हैं उनको सूट नहीं करता। उनको ये बात सूट नहीं करती। सर, आपने आईपीएल की बात की कि आईपीएल आप नहीं देखते, हम भी कभी कभार मजबूरन देख लेते हैं, और क्योंकि कभी कभार टाइम भी होता है, कभी कभार हमें आपको भी बताना पड़ता है, आवाम को भी बताना पड़ता है। मेजर डिफरेंस बिटवीन आईपीएल एंड केपीएल, पीएसएल, बैग यू पार्डन, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट पीएसएल देयर इज अ लॉट ऑफ बॉलर्स कमिंग इन एंड दे सर्व पाकिस्तान एज वेल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीएल, आफ्टर द लॉन्च ऑफ आईपीएल there is only Virat Kohli and Rohit Sharma and KL Rahul और सूर्या कुमार यादव right now is not in good form. So उसके बाद आप देखें तो आईपीएल के बाद इंडियन टीम जो है वो नीचे जा रही है। What is the reason? अच्छा, आपने जिन खिलाड़ियों के भी नाम लिए, वो आप कहते हैं कि टॉप के खिलाड़ी जो हैं वो रहे हैं आईपीएल में, और यही मेरे ख्याल से मेरा जवाब है कि इन सबको जो है हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने जो है उनकी किलियाँ उड़ाई हैं। तो दैट मीन्स कि जो मेजर है वो ऑब्वियसली बैटिंग जो है वो आईपीएल है, तो बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की है। और मैं इस तरह से मैं पीएसएल को ज़्यादा मैं रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए हम लोग आईपीएल को रेट इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा सीजन्स हो गए हैं, सारे फॉरेन खिलाड़ी वहाँ आते हैं। लेकिन ये जो तमाम ग्लोबल T20 लीग्स हैं, इनमें जो एक यूनिकनेस है, जो एक मुश्तरका बात जिसे हम कह लें, वो है बैटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बैटर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। पीएसएल एक वाहिद लीग है जिसमें बॉलर्स की क्वालिटी पर जो है वो आपकी वर्ल्ड वाइड प्रेज जो है उससे मिलती है। कोई भी फॉरेन खिलाड़ी अगर पीएसएल खेलने आता है तो वो एक बात ज़रूर करता है कि फास्ट बॉलिंग की क्वालिटी जो है वो पीएसएल में हमें जो है दिखाई दी है। जबकि और आप कोई भी बता दें, कोई भी लीग ऐसी नहीं है कि जिसके हवाले से बात की हो कि यार वहाँ के जो है वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी रही, बैटिंग एंजॉय करते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। आईपीएल में अगर आप
अभी मैं कहता हूँ कि अगर अभी जो है वो अगर पैसा बिल्कुल इक्विवेलेंट टू पीएसएल कर दें तो ज़्यादा खिलाड़ी जो है फॉरेन खिलाड़ी वो पीएसएल को प्रेफर करेंगे क्योंकि क्वालिटी वहाँ से है। और फिर आप दूसरी बात में आपको एक और बात बताऊँ कि पीएसएल जो है वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए ईसीबी को शुक्रिया अदा करना चाहिए इसलिए क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हैं जो ईसीबी को दिए हैं। आप सैम बिलिंग्स को देख लें, आप फिल सॉल्ट को देख लें, लेकिन इस दफा नहीं आए वो। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, एलेक्स हेल्स पैसा उनको ज्यादा मिल रहा है तो आईपीएल में जा रहे हैं। मतलब वो पीएसएल को उन्होंने भी एक ट्रेनिंग सेशन जो है ना, लेकिन पीएसएल का ये एहसान है ईसीबी पर, एहसान है। ठीक है, अरफा फिरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ोएब इखलाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और आपको मालूम है कि फुटबॉल भी चल रहा है और अब फुटबॉल पे भी बात करनी होगी। और यूएफए चैंपियंस लीग के मुकाबले जारी व सारी हैं और यूएफए चैंपियंस लीग पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जवाद ज़ियारफ, जो कि हमारे साथ क्रिकेट पे भी तज्ज़िये करते हैं लेकिन इनकी फ़ुटबॉल के ऊपर भी बड़ी नज़र है और ये थोड़े से ऑलराउंडर हैं हमारे इस जो है ना स्टूडियो में। जवाद इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन कॉल पे। जवाद बहुत शुक्रिया। क्या यूएफए चैंपियंस लीग के मुकाबले जारी व सारी हैं और कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ रियल मैड्रिड और चेल्सी के हवाले से एक मैच था और दोनों टीम्स बड़ी अच्छी हैं। आपको पता है एक का ताल्लुक एक जो है लीग से है, दूसरे का दूसरी लीग से है। 2-0 से ये मुकाबला रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया। इसमें क्या कुछ हुआ थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखें जी, बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ कल चैंपियंस लीग, यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स की क्वार्टर फाइनल था कल। जो पहला क्वार्टर फाइनल है वो खेला गया रियल मैड्रिड और चेल्सी के दरमियान। बहुत अच्छा मैच हुआ। रियल मैड्रिड ने 2-0 से ये मैच जीता। गेम जो थी वो रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में थी और करीम बेंजेमा ने एक गोल किया और एक गोल मार्को असेंसियो ने किया। गेम बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा चेल्सी के साथ मिसअप ये हो गया कि एक तो चेल्सी ने कुछ चांसेस मिस किए, जिस तरह रियल मैड्रिड ने अपने दोनों चांसेस लिए उसी तरह चेल्सी को भी चांसेस मिले, लेकिन चेल्सी ने अपने चांसेस मिस किए जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाए। और दूसरा चेल्सी के एक डिफेंडर जो थे कल जिनका नाम बेन चिलवेल था, कल उनको एक रेड कार्ड मिल गया जिसकी वजह से चेल्सी जो है वो 10 मैन डाउन टू 10 मैन हो गई थी और थोड़ी सी गेम उनके लिए थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन मैच बहुत अच्छा हुआ। और इस चैंपियंस लीग के जो क्वार्टर फाइनल्स है इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये 2 लेग्स के ऊपर बेस्ड होता है। एक लेग जो होती है वो होम गेम होती है और एक बेसिकली अवे गेम होती है। तो कल जो है वो होम गेम थी रियल मैड्रिड की, उन्होंने 2-0 से जीती। चेल्सी के बाद अभी चांस है कि वो अपनी जब उनके होम पे मैच होगा नेक्स्ट वीक तो वो जीत के कम बैक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो गया अब उनके लिए कंसिडरिंग के ऑलरेडी 2 गोल की लीड हो गई है रियल मैड्रिड। जिसके ज्यादा गोल होंगे दोनों लेग्स में वो आगे चला जाएगा। अच्छा, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जवाद ये बताइएगा कि एक और मुकाबला हुआ मिलान और नेपली के दरमियान और वो मुकाबला मिलान ने अपने नाम किया। 1-0 से मुकाबला मिलान जीता। उस मैच के हवाले से भी थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बहुत ही इंटेंस मैच हुआ यार वो कल। तो हमने बल्कि वही हम सोच रहे थे कि यार फुटबॉल के अंदर ना जब आप खेलते हैं, बेसिकली फुटबॉल इज द क्लास की गेम होती है, टेम्परामेंट की गेम होती है, लेकिन इटालियन फुटबॉल जो है ना वो थोड़ी दुनिया के फुटबॉल से थोड़ी डिफरेंट है। तो इटालियन फुटबॉल के अंदर ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी फिजिकल लीग है। तो कल हमें फुटबॉल का मैच तो देखने को मिला ही मिला, लेकिन साथ साथ हमें कुछ रग्बी का भी टच नजर आया मैच के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंटेंस गेम था। गेम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ऑल इटालियन अफेयर था। चैंपियंस लीग में ऐसा कम ही होता है कि जब आप दोनों एक ही कंट्रीज की टीम जो है वो आपस में खेल रही हो। तो कल बेसिकली जो मैच था वो एसी मिलान और नेपली के दरमियान था और एक नेपली इस वक्त जो है जो उनकी इटालियन लीग है वो लीड कर रही है बेसिकली, और एसी मिलान जो है वो 4थे नंबर पे अपनी लीग के अंदर। तो बेसिकली इन लोगों के दरमियान भी एक मुकाबला था कि कौन हु विल राइज टू द टॉप। गेम अगेन बहुत अच्छी गेम हुई, बहुत इंटेंस थी, बहुत फिजिकल थी, बहुत सारे टैकल्स हुए, बहुत सारे येलो कार्ड्स भी अंदर गेम में आए। लेकिन एसी मिलान ने 1-0 से गेम जीती। ये गेम थी एसी मिलान के होम में, उनका होम मैच था, 1-0 से जीती है। नेपली के लिए थोड़ा सा ये है कि कम बैक करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि नेपली अभी लीग टॉप जो उनकी अपनी लीग चल रही है इटालियन, वो टॉप कर रही है, बहुत अच्छी फॉर्म में भी है। एक थोड़ी सी उनके लिए मिसहैप ये हो गया कि उनका जो स्ट्राइकर से ओशमन वो इंजर्ड से वो ये वाली लेग नहीं खेल पाए, लेकिन होपफुली नेक्स्ट लेग में वो खेलेंगे और मेरे ख्याल में नेपली कम बैक करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगेन बहुत ही इंटेंस मैच होगा नेक्स्ट वीक क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बहुत ही फिजिकल लीग है और बहुत ही फिजिकल
फिजिकलिटी बहुत ज्यादा जी इन्वॉल्व हाँ, वो इटालियन लीग का थोड़ा सा टच आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। चेल्सी भी बड़ी पॉपुलर आपको पता है फ्रेंचाइज है, इसी तरह क्लब है, और साथ ही रियल मैड्रिड की बात करें, चेल्सी आपको पता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, रियल मैड्रिड उस तरह से ला लीगा में परफॉर्म नहीं कर रही, तो इनके लिए भी यूएफए चैंपियंस लीग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो ज़रूर होगा। जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रियल मैड्रिड जैसा क्लब जो है वो प्राइड करता है अपने आप को हर साल जो है ना वो बहुत सारी ट्रॉफीज जीतने में, बहुत सारे मेडल्स जीतने में। और उनका मेन गोल जो होता है रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब का, वो क्लब यही होता है, या तो वो अपनी लीग जीते हर साल या फिर कम से कम चैंपियंस लीग जीते हर साल। दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लीग में अभी रियल मैड्रिड तकरीबन बार्सिलोना से कुछ 12-13 पॉइंट्स के डेफिसिट पे है और तकरीबन 10 गेम्स रह गई हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि बार्सिलोना जो है वो रियल मैड्रिड को लीग में कैचअप करने देगा। तो फिर इसके लिए अब रियल मैड्रिड के पास सिर्फ एक ही चांस रह गया है कि इस सीजन को कुछ मीनिंगफुल बनाएं और जो है वो ये अपना चैंपियंस लीग जीतने की कोशिश करें। और इसी तरह अगर हम चेल्सी की बात करें, अब चेल्सी के साथ तो फिनोमेना और भी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि चेल्सी लास्ट ईयर जो है वो चेल्सी फुटबॉल क्लब, आपको याद होगा कि जब ये यूक्रेन और रशिया वाला वॉर हुआ था, तो उस सिलसिले में जो बेसिकली चेल्सी के ओनर थे वो रशियन थे, और जब ये सैंक्शंस वगैरह लगी तो वो रशियन ओनर को ये कहा गया बाय यूके कि भाई आप अपना क्लब जो है वो यू कैन नॉट ऑपरेट और आप अपना क्लब बेचे। तो वो क्लब उन्होंने अपना सेल किया टू टॉड बॉयल, वो एक यूएस इन्वेस्टर है उनको। अब जब से वो आए हैं उन्होंने तकरीबन पिछले 6-8 महीने के अंदर ना कुछ लगभग 550-600 मिलियन यूरोस खर्च किए हैं इस क्लब के ऊपर, और उन्होंने क्लब भी खरीदा तकरीबन 450 बिलियन यूरोस का। तो बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन ठीक, इस तरह की जवाब heavy मैं थोड़ा सा investment- कट करूंगा। जब चेल्सी और रियल मैड्रिड का मुकाबला होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो करते हैं फुटबॉल को, हम थोड़ा सा क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे वो वाला इंटेंसिटी भी होती है जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया में एक होती है, डिबेट होती है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग बेस्ट है या फिर ला लीगा प्रीमियर लीग बेस्ट है, और वो फिर पूरा फैक्टर आ जाता है कि चेल्सी के पीछे पूरा इंग्लैंड खड़ा होता है और इधर रियल मैड्रिड के पीछे पूरा स्पेन खड़ा होता है। अच्छा, देखिए उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इस तरह है कि जब क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग हो या ला लीगा हो, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। लोग अपने अपने शहरों को, अपने अपने शहरों या अपने अपने टाउन्स की टीम्स को ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अक्सर इसमें ऐसा भी होता है कि लोग सपोर्ट भी कर जाते हैं कि यार चेल्सी है, इंग्लैंड की टीम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चेल्सी के अगेंस्ट है इंग्लैंड में, वो सपोर्ट नहीं भी करते। तो इट्स नॉट सैड। इसी तरह अगर आप रियल मैड्रिड की बात करें, बार्सिलोना के फैंस कभी भी रियल मैड्रिड को सपोर्ट नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। इसी तरह क्या नाम है, और भी मैड्रिड की टीम्स है, जैसे एटलेटिको मैड्रिड है, उनकी बहुत बड़ी राइवलरी है रियल मैड्रिड के साथ, तो वो लोग भी सपोर्ट नहीं करते। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता, फुटबॉल थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक हो गया जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ रहे। हमारा आखिरी सेगमेंट, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।